Good evening, guys. Good evening, sir. Okay. Quickly turn on your videos. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। उस उन प्रैक्टिस से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। सो पहले हमारा प्लान ये था कि हम लोग इस क्लास में भी और प्रैक्टिस करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि करते करते आप बहुत बोर हो चुके हैं ये वाला चैप्टर। सो नाउ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। दिस कमिंग फ्राइडे आपका एक टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। तो आप प्रिपेयर करिए। तो यू हैव टाइम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आपके पास टाइम है, आराम से प्रिपेयर करिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। क्योंकि अब सिर्फ ये पार्ट बच गया है कि हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली, हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करिए, उसके डाउट्स निकालिए, और फिर अ, आप मुझसे पूछिए। सो ये हम एक काम और कर सकते हैं। आप अपना पढ़ाई करिए, फ्राइडे को एक डाउट क्लास रख लेते हैं, है ना। तो आपने जो प्रैक्टिस करा है उसका आप डाउट्स पूछ लीजिए। सैटरडे को ऑफ रखेंगे, संडे को टेस्ट कर लेंगे, है ना। आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कि चैप्टर देखो तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है। आप चाहे इलस्ट्रेशन देख लो, चाहे आप अनसॉल्व देख लो, तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सो आई विल सजेस्ट यू, पहली बात, चाहे आपके पास टीएस ग्रेवाल हो, चाहे आपका डीके गोयल हो। अगर आपके पास डीके गोयल है तो आप डीके गोयल के सारे एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। इट विल बी बेटर कि आपकी चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो चाहे डीके गोयल हो, दोनों ही में आपके पास हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है दिस इज ISC 24 एंड ISC 25, ये सब लिखा रहता है। तो सिर्फ वही वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। प्लस 2026 का सैंपल पेपर में जो आप हम लोग कर रहे थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। 2025 का बोर्ड पेपर, ये मैं आपके साथ दो तीन चीजें शेयर करूंगा। तो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन लेवल के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको और कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। और एमसीक्यूज के लिए अगर आपके पास डीके गोयल है तो डीके गोयल में जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं और असर्शन और रीजनिंग दिए हुए हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है। सो इट विल मेक योर प्रिपरेशन को थोड़ा सा कंसाइज कर देगा कि आप मुझे इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। फ्राइडे एक डाउट क्लास रखेंगे, जिसको डाउट्स हो सिर्फ वही है। किसी को अगर डाउट्स नहीं है और उसको लगता है कि चलो दूसरों के डाउट से मैं भी सीख लूंगा, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो इट विल बी अ वॉलंटरी क्लास, नॉट अ मैंडेटरी क्लास फॉर एवरीवन। सो जिसके भी डाउट्स हो वो पहले ही मुझे भेज देना। जैसे फ्राइडे की क्लास हमारी रात को रहेगी, और फ्राइडे को आई थिंक छुट्टी, हाँ फ्राइडे को छुट्टी है, महावीर जयंती है, तो वी कैन डू द क्लास इन द मॉर्निंग ऑल्सो। डिपेंडिंग ऑन, अपन देख लेंगे जैसा भी होगा। तो आप मुझे पहले ही गुड क्वेश्चन भेज। फ्राइडे। गुड हाँ, फ्राइडे। गुड फ्राइडे, सॉरी सॉरी, गुड फ्राइडे है हाँ। बट जो भी हो छुट्टी होगी। ठीक है, क्लियर है सबको इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़े। तो इतना हैवी चैप्टर करने के बाद एक सिंपल सा चैप्टर हम लोग करेंगे। जनरली स्कोरिंग होता है 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। सो व्हाट वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस, लास्ट चैप्टर हमने फंडामेंटल सीख लिया कि जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें क्या अकाउंटिंग प्रोसेस में चेंज आता है सोल प्रोप्राइटर से। तो हमने ये फंडामेंटल्स देख लिया है कि ये चीज हो रही है। अब क्या होता है, हर साल ये अकाउंटिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। फिर कोई एक ऐसा स्टेज आएगा, एक कोई ऐसा साल आएगा जिसमें आपके पार्टनरशिप में कोई चेंज होगा।
उस चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, आप अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर से बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। वो चेंज क्या क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है चेंज इन एग्जिस्टिंग पीएसआर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर थे, लावण्य और अनंतिका पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2, अनंतिका और लावण्य का। अब बहुत साल काम होते 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 हो गया, अब इन्होंने बोला यार एक काम करते, अब हम अपने रेशो को चेंज कर लेते हैं और इस रेशो को इक्वल कर लेते हैं। नाउ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज चेंज। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना ये अपने आप में एक छोटे सा घटना नहीं होती है, बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो पूरी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, मतलब अगेन वापस पूरा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। दूसरा क्या चेंज आ सकता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर थे, अब उन्होंने सोचा यार हम अपने बिजनेस को और ग्रो करते हैं, तो वो एक नए पार्टनर को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऐसे ही क्या हो सकता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा होगा अपनी मर्जी से। और क्या चेंज हो सकता है? डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये भी, इसमें भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा होगा, लेकिन अब भगवान की मर्जी से। ठीक है। सो ये चीजें हैं जिसमें आपके बिजनेस में चेंजेस आते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो जैसे ही ये चेंजेस आते हैं ना, तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमारे अकाउंट्स में। उसी एडजस्टमेंट में से, उन्हीं सब एडजस्टमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, वो होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है वेन एवर देर आर दिस टाइप ऑफ चेंजेस। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, इस गुडविल का क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा फोकस कहाँ पर होगा? सिर्फ इस चीज पर कि हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि गुडविल निकलती कैसे है। उसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो अलग बात है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सौरिश में और पार तीन पार्टनर थे, हमने सोचा कि यार बिजनेस में कुछ नया तो करना है। अब वो नया कैसे करना है, क्या करना है, वो अलग बात है, पहले ये तो कैलकुलेट करें वो नए करने में पैसा खर्च कितना होगा। सेम ऐसे ही गुडविल का क्या होगा, दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर, बट इन दिस चैप्टर वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है। दैट्स वाई चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहां तक मैंने जो बोला वो समझ में आया? ठीक है। सो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज आपकी बिजनेस के पार्टनर्स के रिलेशन में कोई चेंज आएगा, तो उस चेंज के वक्त हमें गुडविल का एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे जब हम इन चैप्टर्स की तरफ आएंगे। बट उसके पहले हम ये तो सीखना है कि ये गुडविल का अमाउंट कैसे निकलना है। ठीक। सो अब तक मैंने जो बताया वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, मैंने सिर्फ ये बैकग्राउंड आपको बता दिया, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एम आई क्लियर हियर? कोई क्वेश्चन किसी को दिमाग में? लाइक गुडविल ये यूज किस चीज में आती, लाइक व्हाट्स मैंने द। यही बोला ना आपको, मैंने यही बोला कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। क्या है तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन इसका क्या करना है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी है पढ़ूंगा क्या और मतलब? वो मैं बता रहा हूँ। तो वो है क्या वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सर बट उसका ऐसे करेंगे क्या वो हम बाद में बताएंगे। हाँ। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ना? ना पार्टनरशिप ना, ऑटोमेटिक। पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे, बट हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बट सर हमने तो कॉमर्स में ये पढ़ा नहीं कि अगर पार्टनरशिप साथ में एक कोई भी पर्सन आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। हाँ यस, पार्टनर डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट करके, नाउ दैट अदर पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू। जैसे कृष्णा सदारंगानी, पार्थ और सौरिश तीन पार्टनर्स थे। इसमें से कृष्णा ने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब ऐसे केस में पार्थ और सौरिश को परमिशन लेनी पड़ेगी, तीनों आपस में डिसाइड करेंगे, कृष्णा ओके तुम जा रहे हो पर हम लोग तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। एंड कृष्णा एग्रीड, ओके यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू कंटिन्यू, तो इन दैट केस फिर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा।
ठीक है, तो वो एडमिशन और रिटायरमेंट में मैं बात को बताऊंगा कि डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी। बट सर अगर अगर कंटिन्यू करें। सर अगर Yes. उन दोनों ने अग्री कर लिया है कि हम्म, बिजनेस करेंगे हम्म। कंटिन्यू, और कृष्णा कुछ अपनी टर्म्स रखता है, तो उन लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि वो मना कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है। जैसे कृष्णा अगर बोल रहा है मेरी ये मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम रिटायरिंग, आप लोग कुछ और दूसरे चैप्टर में पहुंच गए, अपन ये चैप्टर दूसरे चैप्टर्स में डिस्कशन करना है, बट फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं बता देता हूँ कि सब कुछ एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब कृष्णा रिटायर हो रहा था तो उसने बोला तुम कंटिन्यू करना चाहते हो करो, पर मेरी ये शर्तें हैं। अगर आप एग्री नहीं होते हो तो आप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे यार कृष्ण तुम्हारी जो शर्तें हैं वो सही नहीं है, तुम अननेसेसरी हमारे ऊपर लोड डाल रहे हो। तो बोला नहीं करना है तो करो, नहीं तो बिजनेस बंद करो। फिर इन दैट केस आप कोर्ट में जा सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि यार कृष्णा जो भले पार्टनर है, ठीक है वो जा रहा है तो हम फर्म डिसॉल्व करना है, बट वी वांट टू कंटिन्यू, पर इसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें वाजिब नहीं है। और अगर कोर्ट एग्री कर जाता है, कोर्ट डिसीजन दे देता है, तो यू कैन कंटिन्यू। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बट प्राइमा फेसी इफ द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द फर्म, फिर आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। बट इफ रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू, दे कैन क्लेम इन द कोर्ट, दे कैन फाइट, एंड इफ दे विन दे कैन कंटिन्यू। ठीक है। ओके। सो जब एडमिशन में आएंगे, रिटायरमेंट में आएंगे, हम ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ आवर फोकस इज गुडविल का अमाउंट निकालना। बट जैसे कि सौरिश ने बोला कि सर पहले ये तो बता दीजिए कि गुडविल है क्या। सो आप लोगों ने ये वर्ड 11th क्लास में भी सुना है, क्या क्या पता है आपको गुडविल के बारे में? सर गुडविल एक फ्रैक्शनस एसेट होता है जो हमारी कौन सा फर्म एसेट होता है? करंट एसेट होता है ना सर। नहीं। ठीक फिक्टिशियस। है, एसेट। फिक्टिशियस फंड में। फिक्टिशियस। ओके, यू आर सेइंग एक वर्ड सामने आया, फिक्टिशियस। सर और वो एक नेम ऑफ द फर्म होता है जिससे कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है हमारी यस, फर्म पे। इट्स द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, जिसके कारण ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ, और किसी को कुछ पता है? अनंतिका तुमने कुछ सुना है गुडविल के बारे में? लावण्या तुमने कुछ सुना है? So वही reputation of the firm. रेपुटेशन ऑफ द फर्म। और कुछ किसी को कोई वर्ड चीज पता हो? सो मैं उन्हीं को बेस बनाकर चलूंगा आगे। सर लॉन्ग टर्म एसेट होता है। लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो कृष्णा फिक्स एसेट्स नहीं होता है, ही इज सेइंग दैट इट इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेट। ठीक है, और कोई कुछ इनपुट देना चाहता है? सर एवरी फर्म का गुडविल अच्छी नहीं होती, किसी किसी की हर बुरी भी होती है। ठीक है, गुडविल्स वेरी एज पर द बिजनेस। ओके। नाउ गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एक्चुअली द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। रेपुटेशन और गुड इमेज ऑफ द बिजनेस, ये हमने 11th में पढ़ा था। पर ये गुडविल से होता क्या है? सर एक होता है क्या? इवैल्यूएशन बिजनेस की। कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ता है उस पर। उससे क्या होता है? तो ट्रस्ट बढ़ने से क्या होता है? तो वो सर ज्यादा बाय कर पाएंगे और वो उनके फियर ऑफ परचेसिंग नहीं रहेगा। हम्म। तो देखो, एक रेड टेप का शू आता है और एक नाइकी का शू आता है। जिस क्वालिटी का शू नाइकी दे रहा है, नाइकी दे रहा है ये 6,999 में, सेम शू ये बंदा 2,099 में दे रहा है। फिर भी लोग नाइकी के शू की तारीफ ज्यादा करते हैं और इसको बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं? सर उसकी सर ब्रांड वैल्यू गुडविल। ज्यादा है। उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी रेपुटेशन, उसका इमेज। तो वो किसके कारण कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। तो ये गुडविल क्या कर रहा है? गुडविल उसको हेल्प कर रहा है एक्स्ट्रा अर्न करने में, एक नॉर्मल बिजनेस से एक्स्ट्रा अर्न करने में। सो गुडविल एक्चुअली होता क्या है? इट इज एन एसेट, हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स देन अ नॉर्मल बिजनेस।
तो याद रखना, गुडविल ओके, गुडविल रेपुटेशन है, लेकिन गुडविल करता क्या है? गुडविल हमें हेल्प करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन अ नॉर्मल पर्सन इन द बिजनेस इंडस्ट्री, देन फिर आपकी काय की गुडविल हुई? ऐसा तो कोई भी नॉर्मल आदमी, जैसे हम बैरागढ़ में रहते हैं, तो बैरागढ़ इज नोन फॉर कपड़ा मार्केट। तो बैरागढ़ में कपड़ा मार्केट में बोला जाता है कि इस धंधे में 5% का मार्जिन होता ही है। मतलब सब कुछ काट पीट के आप कम से कम 5% तो कमा सकते हो। मतलब एक नॉर्मल बिजनेस भी कपड़े की दुकान खोले तो 5% तो कमाएगा। ठीक है। सो मेरा एक बिजनेस था, मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे। तो मैं 10 लाख रुपए पे अगर एक नॉर्मल बिजनेस हूँ तो मैं 5% का 50,000 कमा रहा हूँ। लेकिन सेम कृष्णा का भी बिजनेस है, उसने 10 लाख रुपए लगाए थे और कमा कमा कर आज वो 2 लाख रुपए कमाता है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके। सो कृष्णा को क्या हो रहा है? सेम पैसा लगाने से वो 1,50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दैट बिकॉज ऑफ हिज गुड रेपुटेशन, दैट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। सो गुडविल इज एक्चुअली एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो आज के बाद आप जब भी गुडविल आपसे पूछेगा ना कोई भी, तो बोलना इट्स द रेपुटेशन और द इमेज और द ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे कि ये गुडविल रिप्रेजेंट्स गुडविल रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। मतलब किसी भी कंपनी की जो गुडविल होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कि मैं फ्यूचर में एक नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा कमा सकता हूं। ठीक है। और लास्ट चीज जो आप गुडविल के बारे में याद रखेंगे, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। किसी को फिक्टिशियस एसेट का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा, मैं लाइन से पूछता हूँ, किसी को एसेट का मतलब पता है क्या होता है? यस सर, एसेट का मीनिंग पता है। बताओ। सर एक एक क्या बोल सकते हैं सर, एक कमोडिटी या एक एडवांटेज जो हमारी फर्म को एक्स्ट्रा इनकम यूज करने देता है और फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। परफेक्ट। से लास्ट वर्ड इज करेक्ट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज होती है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करके देती है, किसी ना किसी तरीके से। कोई ना कोई तरीके का बेनिफिट देती है, किसी ना किसी तरीके से। ठीक। और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? एक ऐसा एसेट होता है जो एसेट दिखाना पड़ रहा है बिकॉज उसका डेबिट नेचर है, बट उससे आपकी कोई फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। उसको बोलते हैं फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस का मतलब क्या था? फिक्शन। इट्स अ फिक्शनल एसेट, इज नॉट अ रियल एसेट। इट इज नॉट हेल्पिंग योर बिजनेस। ये हमारे पास एसेट है क्योंकि वो डेबिट उसका बैलेंस है, इसलिए हमको दिखाना पड़ रहा है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग अस टू अर्न एनी प्रॉफिट और एनी इनकम और एनी बेनिफिट। वो होता है फिक्टिशियस एसेट। पर गुडविल तो हमें। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, जैसे पर एक एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट, तो उससे तो हम्म चीज़ हम्म। बुक हो सकती है ना प्रॉफिट्स में। हाँ, देखो डिफर्ड रेवेन्यू वो, हाँ डिफर्ड रेवेन्यू बोलो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने पढ़ा है कि हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है एक्चुअली बच्चे? ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, बट मैं आपकी क्यूरियोसिटी को क्लियर कर देता हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट करा, ठीक, तो वो हम लोग उसको फिक्टिशियस एसेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में भी हेल्प करता है। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट को करने का इंटेंशन हमारा ये नहीं था कि हम फ्यूचर में भी हमें हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग बिजनेस है। मैंने एक प्रीमियम प्लेस है जहां पर एक वॉल थी, वहां पर मैंने वॉल पेंट करवा दिया अपने कोचिंग का एडवर्टीजमेंट। बट मेरा इंटेंशन क्या था? कि उस साल के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट करा था कि इस साल लोग जाने के मेरा है। बट वो वॉल ऐसी है कि वहां से अब कोई वो हटाएगा नहीं, तो अब वो चलता चला जा रहा है। सो मेरा इंटेंशन सिर्फ उसी साल का था, बट इट इज हेल्पिंग मी इन फ्यूचर ऑल्सो। सो इट इज नॉट एक्चुअली डन विद एन इंटेंशन टू अर्न द फ्यूचर प्रॉफिट, but since we have done it like that,
कि वो अब हमें हेल्प करेगा, इसलिए वो रियल एसेट नहीं है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। सो जिसको नहीं समझ में आया, नॉट अ प्रॉब्लम। फिक्टिशियस एसेट एक फिक्शनल एसेट होता है जो एसेट की तरह दिखता है बट वो बिजनेस को एक्चुअली हेल्प नहीं करता है, वो फिक्टिशियस एसेट होता है। तो गुडविल तो हमें एक्चुअली हेल्प करता है ना, इट इज अ ब्रांड, इट इज अ गुड रेपुटेशन, वो तो हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करता है। तो इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट होता है। हमने पढ़ा है ना टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो गुडविल इज अ टाइप ऑफ इनटेंजिबल एसेट। फिक्टिशियस एसेट वर्ड भूल जाना। सर मैं फिक्टिशियस एसेट का कोई और एग्जांपल है? यही एग्जांपल होता है। एडवर्टाइजमेंट एग्जांपल है? हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्चुअली उसका नाम होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वो अलग जगह चला जाएगा। मैं बताऊंगा जब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड आएगा ना, तब मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ये सब चीजें क्या 11th में डिस्कशन की होती हैं, बट 11th में हम लोग डिस्कस क्यों नहीं करते, क्योंकि अकाउंट्स आपने पहली बार पढ़ा है, पहली बार में इतने कॉन्सेप्चुअल डिटेल में चले जाएंगे तो बैंड बज जाती है। बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो आपको क्या रखना है, गुडविल इज अ रेपुटेशन और गुड इमेज ऑफ द बिजनेस, इट इज अ एसेट विच हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, गुडविल रिप्रेजेंट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बहुत सारी और चीजें हैं कि ये गुडविल गुडविल बनती कैसे है, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको थोड़ा सा जो ज्यादा जरूरी है और जो ज्यादा टेक्निकल है वो बारे में बताता हूँ। सो गुडविल याद रखिएगा, वो गुडविल दो तरीके की होती है। एक होती है इनहेरेंट गुडविल, या जिसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक दूसरी गुडविल होती है, उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, ये दो तरीके की गुडविल होती है। अब ये इनहेरेंट गुडविल क्या होती है, इनहेरेंट गुडविल होती है एक ऐसी गुडविल जिसके लिए फॉर विच नो डेडिकेटेड एक्सपेंस और आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज। देखो एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज होता है जिसके लिए, जिसको लेने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है, हम खरीदते हैं, पैसा देना पड़ता है। जैसे मैंने मशीन खरीदी, मशीन मेरा एसेट है, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कुछ खर्चा करना पड़ा, कुछ पैसा देना पड़ा। लेकिन इनहेरेंट वो गुडविल होती है, वो एसेट होता है जिसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा। इनहेरेंट गुडविल कैसे बनती है, आपके आपने इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हो जिसके कारण आपका नेम और फेम बन गया है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड यू प्रोवाइड, क्वालिटी ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड। कभी कभी प्लेस के कारण भी गुडविल हो जाती है, जैसे टॉप एंड टाउन है। बताओ भोपाल में सबसे ज्यादा टॉप एंड टाउन कौन सा वाला सेंटर चलता है? सर न्यू मार्केट वाला, रात के न्यू 12:30 मार्केट। लगता है। हाँ, सबको पता है न्यू मार्केट वाला, तो वो क्यों है, उसकी गुडविल क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस प्लेस के कारण उसको फायदा मिल रहा है। ठीक है, जैसे डीबी मॉल है, डीबी मॉल सारे मॉल्स में से डीबी मॉल सबसे ज्यादा क्यों चलता है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ द प्लेस इन वेयर इट इज प्लेस, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में, प्राइम लोकेशन में है। तो बट देर आर सो मेनी रीजन। तो उसके लिए आप स्पेशली इस गुडविल को बनाने के लिए स्पेशली आप कोई खर्चा नहीं करते हो। जैसे एक टीचर, दो टीचर हैं, एक दोनों टीचर सेम तरीके से, सेम मतलब उनका लेवल है, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेम उनके यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, बढ़िया बेंचेस है, सोन, लेकिन एक कोचिंग ज्यादा चलती है, दूसरी ज्यादा कम चलती है उससे। तो एक ज्यादा क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल।
तो वो गुडविल उन्होंने अलग से पैसा देकर खरीदा नहीं है। इतने सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ सर्विस दे आर गिविंग, द टाइप ऑफ फैकल्टी दे हैव, बिकॉज ऑफ दैट वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और ज्यादा कम। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक मिनट होल्ड करना गाइस, फोन आ रहा है। ओके, समझ में आया इनहेरेंट गुडविल क्या होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब हमारे बिजनेस की खुद की गुडविल, जो हमने बिजनेस कर करके हमने बनाई है खुद से। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। एम आई क्लियर? ओके। परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है विच इज परचेज्ड बाय आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसके लिए हमें एक्चुअली कुछ पैसा देना पड़ा है या हमारे पास से किसी की तरीके का आउटफ्लो हुआ है, उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने परचेज किया है। तो अब हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर इनहेरेंट गुडविल तो मुझे समझ में आ गई है, हमने बनाई है, हमने ये परचेज गुडविल कैसे परचेज हुई। तो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया ना तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे एक टाइम आएगा जहां हम फिर से गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीजें बताता हूँ ताकि बच्चे में क्यूरियोसिटी ज्यादा ना रहे। सो परचेज गुडविल क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस है, मेरी एक कंपनी है हरीश एंड कंपनी। एक दूसरी कंपनी थी लावण्या एसोसिएट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लावण्या एसोसिएट्स को मैं खरीद रहा हूं। लावण्या इस बिजनेस का जो भी रीजन होगा, वो अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आई एम द वन हु इज परचेसिंग। तो जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ सर, क्या उनका होता है? एसेट्स सारे हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो और गुडविल एक एसेट है, तो वो भी हमारे कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सो कृष्णा क्या बोला, किसी भी बिजनेस को खरीदने का मतलब क्या है? उस बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज अब दोनों मेरे हो जाएंगे। ये दोनों मेरे हो जाएंगे। ठीक है। सो अब बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? आपको ये पता है कि मुझे, अब मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो मैं उसको पैसा कितना दूंगा? सर, टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस ऑल द लाइबिलिटीज। यस। उस बिजनेस के सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दो तो उस बिजनेस का वैल्यू आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एसेट्स की बिजनेस थी 20 लाख और लायबिलिटीज की वैल्यू थी 5 लाख, तो इसके बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 15 लाख। मतलब अगर मैं लावण्या का बिजनेस खरीद रहा हूं तो मुझे उसको कितना पैसा देना चाहिए? 15 लाख। तो मैंने बोला लावण्या, मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज करने के लिए रेडी हूँ। तो उसने बोला सर आपको ये बिजनेस खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 22 लाख रुपए। मैंने बोला अरे तुम्हारे बिजनेस का वैल्यूएशन तो 15 लाख आ रहा है। बोला यस सर, बट इफ यू वांट टू परचेज यू हैव टू पे मी 22 lakhs।
और मैंने खरीद भी लिया। क्यों खरीदा होगा? सर क्योंकि उसके बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसके बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, उसका बिजनेस में टेक ओवर करूंगा तो मुझे और फ्यूचर में बेनिफिट होगा, इसलिए मैं महंगे पे खरीदने के लिए भी रेडी हूं। तो मैंने 22 लाख में खरीद दिया, तो मेरे पास जो एसेट्स आए, नेट एसेट्स आए, वो कितने रुपीस के आए? 15 लाख रुपए के। मेरे पास जो आया वो 15 लाख रुपए का आया, और मेरे पास जो गया वो कितने का गया? 22 लाख रुपए का। तो ये जो 7 लाख रुपीस का डिफरेंस है, जो 7 लाख मैंने ज्यादा दिया है, ये किस चीज के लिए दिया है? गुडविल। तो मेरे लिए ये 7 लाख जो है वो गुडविल कहलाएगा, और इसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। कि जब मैंने किसी का बिजनेस खरीदा तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आई, पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दिया, तो वो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का है? गुडविल का है। सो दिस इज नोन एज परचेज गुडविल। एम आई क्लियर? और अगर ज्यादा नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है दो गुडविल होती है, एक होती है इनहेरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमारी बिजनेस की खुद की बनाई हुई गुडविल है, और एक होती है परचेज गुडविल। एम आई क्लियर है? सर तो हम तो बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल लिखेंगे हम्म। साथ, बुक्स में क्या हाँ, रिकॉर्ड गुडविल ही करेंगे? लिखेंगे, गुडविल ही लिखेंगे। बट सर जैसे लावण्या ने कोई और कंपनी पहले एक्वायर करी हुई थी, हम्म। तो उसकी ऑलरेडी बुक्स में गुडविल लिखा ही होगा। उसके बारे में मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन टेकन। हाँ बोलो सारिश। एंड सर अगर हम किसी लाइक पार्टनर को ऐड करते हैं क्या, किसी को हम बुलाते हैं लाइक सेलेब एंड ऑल टू क्रिएट गुडविल, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इमेज एंड ऑल, तो क्या भी वो भी परचेज गुडविल के अंदर आएगा? हाँ, नहीं, वो परचेज गुडविल के अंदर नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा फिर आगे क्या होगा, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, मुझे इसलिए ना बहुत सारी चीजें बताने के वक्त ना डर लगता है, क्योंकि बच्चों में फिर क्यूरियोसिटी आती है। बट फाइन, इट्स फाइन, पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को चैप्टर के वक्त अगर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या हो गया? ठीक है। सो देर आर टू टाइप ऑफ गुडविल, इनहेरेंट गुडविल एंड परचेज गुडविल। विष्णु, तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में रखना, मेरे दिमाग में है। ठीक। नाउ, अब आते हैं आगे रूल पर। सो देर इज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा नंबर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ये सारे इंटेंजिबल एसेट से डील करता है। अभी तक मैं इस चैप्टर में बड़ा नहीं हूं, मैं अभी सिर्फ बेस बना रहा हूं। ठीक है। अभी थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूं आपको। सो इंटेंजिबल एसेट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? इट सेज दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। क्या बोला? कि उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो देखो, जो इंटरनल जनरेटेड गुडविल है, जो हमारी गुडविल है, वो तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो परचेज गुडविल है, क्योंकि हमने उसके लिए एक्चुअल पैसा दिया हुआ है, तो हमें रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो आपको यहाँ क्या याद रखना है? दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। वो तो हम रिकॉर्डेड करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारी खुद की बिजनेस है। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड। अब कोई पूछे, अब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो जब AS 26 ने बोला है, मना किया है? परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड बिकॉज देयर इज एक्चुअल outflow of the economic resources of the economic resources।
सो परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, पर अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। पर हम बोल रहे हैं भाई परचेज गुडविल के लिए पैसा गया है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको क्या करना है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ एज सून एज पॉसिबल। सर इसका मीनिंग क्या था? हाँ, सो हमने क्या बोला सर, देखो पहले तो थोड़ा सा चलो डीप डाउन कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं, थ्योरी क्लास चलता है तो लेट मी टेक द टाइम। अच्छा, हमने पहला वर्ड बोला सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते गुडविल को? सर आप क्योंकि वो सोचिए कोई गुडविल। क्योंकि सर हम पैस एनालाइज नहीं कर पाएंगे कितनी हमारी गुडविल है। आप तो कुछ भी लिख दोगे, वो हाँ, अकाउंटेंट थोड़ी हाँ करेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन एंड दिस इज करेक्ट रीजन, बट हम अभी इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि वैल्यू कैसे करेंगे गुडविल। बट ठीक है, मैंने ये मान लिया, ये बोल रहा है, कृष्णा बोल रहा है कि सर हम गुडविल का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट आई सेड दैट इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। ओके लावण्य, यू आर सेइंग समथिंग। सर मे बी क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट रीजन। क्या बोल रही है लावण्या सर? आपने बोला ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, और हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कॉन्सेप्ट था कंजर्वेटिज्म, जो बोलता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉग्नाइज कर लो बट एक्सपेक्टेड इनकम्स को या प्रॉफिट को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। सो यू आर परफेक्टली करेक्ट कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज they are not the real profits, they are future expected profit, goodwill represent future expected profit, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो गुडविल हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट फिर जब परचेज गुडविल की बात आई तो फिर यही बात है यार, पैसा तो गया है तो हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मजबूरी थी हमारी। पर फिर ये S26 की बात मानने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, एज सून एज उसको खत्म कर देना पड़ेगा एसेट को। और एसेट को कैसे खत्म करा जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा के। तो गुडविल पे भी हम डेप्रिसिएशन लगाकर उसको खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सके, और उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब ये कैसे होगा ये सब अपन बाद में सीखेंगे, बस अभी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। क्या बता दिया? AS26 बोलता है गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी, फाइनल लाइन। तो सेल्फ जनरेटेड तो गुडविल को तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, लेकिन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना हमारी मजबूरी है क्योंकि पैसा गया है। तो अब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसको धीरे धीरे या जितना जल्दी हो सके उसको राइट आउट कर दीजिए। हमें क्लियर? ठीक है, अब मैंने आपका बैकग्राउंड बना दिया। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई सिर्फ, कि गुडविल बनती कैसे है। उसके भी लिए मैंने सिंपल डिस्कशन कर लिया कि गुडविल आपके क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के कारण हो सकता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स के कारण हो सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के कारण हो सकता है, लोकेशन के कारण हो सकता है, देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है, तो वो आप अपने आप पढ़ लेंगे, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मैंने आपको टेक्निकल बातें सारी बता दी। लेट मी सम अप जो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है, इट इज द रेपुटेशन एंड गुड इमेज ऑफ द बिजनेस। ये हमको हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। गुडविल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करती है और ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ये आपको याद रखना है। गुडविल दो तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं, और एक होती है परचेज गुडविल। इनहेरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जिसके लिए हमें कोई डेडिकेटेड, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब कोई पैसा नहीं गया है, हमने अपनी मेहनत से बनाया है या वट एवर द रीजन है वो उससे बनी है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए हमें कुछ पेमेंट, किसी तरीके का इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हुआ है। फिर हमें याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल को रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक, सो आप ये वर्ड्स याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, और राइट ऑफ का मतलब होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना। सो हमें गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड होगी ही नहीं। परचेज गुडविल की मजबूरी है, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कोई पूछे क्यों रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा दिया है तो आउटफ्लो हुआ है तो रिकॉर्ड तो होगा।
बट फिर AS26 की बात को मानने के लिए उसे एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ कर देना, मतलब डेप्रिसिएशन लगाकर हटा देना। ठीक है। तो दिस वाज ऑल द टेक्निकल थिंग्स जो इस चैप्टर में, या मैंने आपको वो चीजें भी बता दी जो गुडविल के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा जानना पड़ेगा, तो मैंने एक साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समअप कर दिया। अब आते हैं एक्चुअली इस चैप्टर पर, जो हमें इस चैप्टर में करना है वो हमें क्या करना है, सर बस एक वैल्यूएशन। डाउट था, अब बोलो। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, एक बार आप वापस बता सकते हैं? डेप्रिसिएशन होता है जब किसी जब किसी टेंजिबल एसेट पे डेप्रिस की वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोथ आर सेम वर्ड्स, बट अलग अलग एसेट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। राइट ऑफ का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। देखो, हर वो चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है ना, इसका मतलब क्या है, वो राइट ऑफ हो रही है, खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, P&L में चला जाता है, तो इसलिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, राइट ऑफ। ठीक। अब आते हैं इस एक्चुअल चैप्टर के मेन पार्ट पर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो आप जरा, मैंने जो इतनी बकवास इतनी थ्योरी बताई है आपको, उसको सोच कर समझ कर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ये कौन सी वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालने वाले हैं या परचेज गुडविल की वैल्यू निकालने वाले हैं। पर सर परचेज परचेज। गुडविल। हाँ, परचेज गुडविल का वैल्यू तो सीधा पता चल जाता है, क्योंकि उसके लिए हम पैसा देते हैं, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी तो आपको पता है भाई, 15 लाख की चीज थी, 22 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 7 लाख इस गुडविल, उसको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कौन सी कर रहे हैं, हमारी खुद के बिजनेस की इनहेरेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, क्योंकि वही निकालना तो मुश्किल है। ठीक है। बस मुझसे ये मत पूछना सर निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में लूंगा। ठीक है। निकाल इसलिए रहे बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया, तो हमें इस गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, दैट वी विल डिस्कस इन दैट पार्ट। अभी हमें उसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे बताओ कौन सी गुडविल का वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड। तो पता है मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, मैं आपको चाहता तो जो मैंने इतना कॉन्सेप्ट लिया है ना, इसको मैं शॉर्ट में हार्डली 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देता, बट आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल द थिंग्स विच यू शुड नो। ठीक है। तो मैं अभी इस साल मैंने यही कॉन्सेप्ट बनाया कि जब मैं एक टॉपिक उठाऊंगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो मैं सब आपको बताते हुए चलूं, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में वो चीज हमें पता ही नहीं हो, बेसिक बेसिक पता हो। ओके, हो गया कॉन्सेप्ट। अब वैल्यू करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स जो हमें हमारे सिलेबस में करने हैं। ऐसे और भी मेथड होते हैं पर हमें 3 मेथड करने हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड एज पर अवर सिलेबस हमको करने हैं। ठीक। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको कुछ लिखना है क्या इसमें से अभी, बस मैं हार्डली 6-7 मिनट और लूंगा आपके। सर एक डाउट था। बोलो। सर ये सब ईयर्स पे कैलकुलेट होगा जो हमारे पास जब तक हमें गुडविल मिलेगी, या फिर जब तक नहीं, हम उसे गुडविल हर रखें? साल चेंज होती है, गुडविल की वैल्यू हर साल चेंज होती है। तो हम हर साल कैलकुलेट नहीं करते हैं पार्थ गुडविल। गुडविल हम सिर्फ उन्हीं ओकेशंस पे चेंज कर कैलकुलेट करते हैं जब पार्टनरशिप में कोई चेंज आ रहा होता है, जो मैंने बताया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बस उन्हीं टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा।
क्योंकि वो समझाऊंगा तो अगेन इट विल टेक 15 minutes टू एक्सप्लेन यू व्हाई वी आर डूइंग दैट। सर सेलिंग ऑफ बिजनेस में कैलकुलेट करेंगे ना, जब हम बिजनेस सेल कर रहे हो अपना। हाँ उस वक्त भी कर सकते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब दो बिजनेस आपस में अमलगमेट होते हैं, मर्जर होता है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो किसी भी तरीके से आपके पार्टनरशिप में जब कोई चेंज आ रहा होता है ना, उस हर वक्त गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ यही चीजें हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। नोटेड। सो मैं आज आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल बेसिक बताऊंगा। जो इसका टेक्निकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विथ अवर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मतलब उस टाइम के जो अर्थशास्त्री थे, तो उनको गुडविल का वैल्यूएशन करना था, बिकॉज जब भी चेंज होता है तो गुडविल निकालना पड़ता है। सो उन्होंने क्या बोला, क्या गुडविल होता क्या है? उन्होंने बोला गुडविल इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार ये देखो कि एक बिजनेस ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। तो बोला हाँ, तो एवरेज कितने सालों का ले? तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, लास्ट के किसी भी जितने साल का डेटा अवेलेबल, बोला लास्ट 3 इयर्स का एवरेज ले लो। सो जैसे आज है 31 मार्च 2026। ठीक। तो 3 साल का प्रॉफिट, एक 31 मार्च 26 का, एक 31 मार्च 25 का, और एक 31 मार्च 24 का। ये 3 सालों का प्रॉफिट ले लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1,20,000 इसमें प्रॉफिट हुआ, 90,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ था, और 80,000, 60,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। तो बोले 3 सालों का एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लेंगे? 1,20,000 +90, एवरेज आता है सबको करना, +60 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ रहा है? 90,000। 2,70,000 टोटल आया, डिवाइडेड बाय 3, मतलब 90,000। तो ये इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर साल 90,000 का प्रॉफिट तो हम लोग कमाते हैं। एवरेज आया। अब उन्होंने बोला ये आप कितने सालों तक और फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हो ये प्रॉफिट? तो मैंने बोला यार जहां तक मेरा अंदाजा है, तो मैं इसको 3 साल और 4 साल और कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके, तो 90,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है, इसको तुम 4 साल और कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब तुम्हारी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 3,60,000। तो ये सबसे बेसिक तरीका था। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो गया। सर परचेज मैं मतलब? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ ये जो वर्ड है एवरेज प्रॉफिट, तो हमें समझ में आ गया सर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट, सारे जितने भी प्रॉफिट जितने भी सालों के अवेलेबल है उनको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल। अब बात आती है वाई ओ पी की मतलब ईयर ऑफ परचेज। सो ईयर ऑफ परचेज का मतलब ये नहीं होता है किस साल खरीदा है। ईयर ऑफ परचेज का मतलब है कि जिस साल आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, उस साल से आगे और कितने सालों तक आप इस प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हो। तो दिस इज नॉट ईयर ऑफ परचेज, दिस इज ईयर्स ऑफ परचेज। आज की डेट से और कितने सालों तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ईयर ऑफ परचेज मतलब पीरियड फॉर विच दीज एवरेज प्रॉफिट्स कैन बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर।
उसके बाद या तो आपका एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो ये वो है कि इतना तो हम कम से कम मेंटेन करके चल सकते हैं इतने सालों तक। सो ईयर ऑफ परचेज का भी मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। एक्सटर्नल आके पूछता है ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना सर जो हमारा अभी एवरेज प्रॉफिट है वो कितने ईयर्स तक हम और उसको मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज ईयर्स ऑफ परचेज। एम आई क्लियर हियर? सो आपको बोला अम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल, यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। आपको बोला ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, C was admitted for 1/5 शेयर। मतलब नया पार्टनर वो एडमिट करेंगे और उसका रेशियो जो होगा वो 1/5 होगा। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स। तो हमको दे दिया 31 मार्च 26, 31 मार्च 25, 31 मार्च 24 और 31 मार्च 23। ये दे दिया हमको 50,000, ये दे दिया हमको 80,000, ये दे दिया हमें 70,000, और ये हमें दे दिया 1 लाख। ठीक है। और बोला और क्या आपको बोला, आपको बोला कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 4 years एवरेज और ईयर ऑफ परचेज बोला 3 years। करिए गुडविल कैलकुलेट। सर 2,25,000। 2,25,000। ठीक है, देखें दूसरे को क्या है। सर 2,25,000। सो आप कैसे शुरुआत करोगे? गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, याद रखना सिर्फ फॉर्मूले लिखने पर भी हमको मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी फॉर्मूला लिखोगे ना पूरा डिटेल में लिखना, शॉर्टकट्स मत मारना, एपी मत लिखना, पूरा एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि उसमें मार्क्स होते हैं डेडिकेटेड। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट आप, हाँ जी बोलो। अगर हम लोग ये स्टेप्स नहीं दिखाए कि हमने कैसे कैलकुलेट करा एवरेज प्रॉफिट, तो उसके फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा ना, ताकि आप मैथमेटिकल स्टेप्स पहले नहीं दिखाओ चलेगा। जैसे आपने कैलकुलेटर में डायरेक्टली एवरेज निकाल दिया, 1 लाख प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50, ये 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 75,000 आ रहा है ना। बस सर। 75,000 एवरेज, यू कैन डू दैट। फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। इनटू ईयर ऑफ परचेज 3 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,25,000 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ही छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे थोड़ा सा, अब आगे जो समझाना है इट विल टेक टाइम, तो हम कल नेक्स्ट जो फ्रेश क्लास होगी वहां से करेंगे। और संडे का जो टेस्ट होगा गाइज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सीरियसली प्रिपेयर करना। आपके कहीं पर भी डाउट्स हैं इकट्ठे करके रखना, मुझे बताइएगा, वी विल डिस्कस इट। और छोटे मोटे डाउट आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर। एमसीक्यूज फ्रॉम गोयल एंड ऑल द स्पेसिमेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम उसमें बुक में लिखे हुए हैं नीचे, और वो गोयल में भी हैं और वो आपके इसमें भी हैं, टीएस में भी, तो यू कैन यूज एनी बुक। ठीक। सो अभी मैं आपको आगे इसमें और नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज मेरा आज का फोकस यही था कि मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं और एक स्टार्टिंग कर दूं,
बिकॉज अब जो मुझे बताना है उसको बताने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तो वो हमारी क्लास बहुत आगे एक्सटेंड हो जाएगी। दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, आपका कोई अगर फ्रेंड हो जो ज्वाइन करना चाहता हो, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर, इट्स अ गुड टाइम, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन उसी बच्चे से पूछेगा, अगर पूछिएगा या फिर अगर आपको कोई पूछे जो सिंसियर बच्चा हो। ऑनलाइन क्लास में मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं लूंगा जो नॉन सिंसियर बच्चा हो, तो वो खुद भी मेरा टाइम, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। हरे कृष्णा। सर एक डाउट था, बोलो, बिल्कुल। कल यूनिफॉर्म क्या पहनना है? कल हाउस हाउस टी शर्ट वाले दिन आप निश्चिंत होकर हाउस टी शर्ट पहनकर आ सकते हैं। आप लोगों की किस्मत खराब है कि आपका स्पोर्ट्स डे और जो फॉर्मल्स डे और असेंबली डे है वो सेम डे को पड़ रहा है। तो आप असेंबली फॉर्मल्स, होती कहाँ है? बेटा जो भी हो, मैं एटलीस्ट अपने सेक्शन वालों को तो बोल देता हूँ कि आप लोग फॉर्मल्स पहनकर आइएगा, अपने साथ टी शर्ट रखकर आइएगा। असेंबली जैसे हो उसके बाद यू कैन चेंज। ठीक है।